एडवांस मैथमेटिक्स, क्या थ्रू आउट द ईयर अगर एडवांस मैथमेटिक्स कभी पढ़ने का मन किया ना, तो वहां पर एक चैप्टर होता है फंक्शंस का। सो व्हाट इज बेसिकली अ फंक्शन? ठीक है। तो ये नहीं है कि कोई हमारा स्कूल का फंक्शन है वैसा कुछ कह रहे हैं, मैथमेटिक्स में फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है। तो इक्वेशन और फंक्शन में क्या फर्क है? खास फर्क नहीं है। इक्वेशन और फंक्शन में कहने में खास फर्क नहीं है। फंक्शन इन अ वे, ये इमीडिएट नहीं लगता। ठीक है। इक्वेशन क्या होता है ना, इक्वेशन होती है व्हेन वी लुक फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज। इक्वेशन इज व्हेन वी लुक फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू, सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। फंक्शन होता है व्हेन वी लुक फॉर ऑल वैल्यूज, हर तरह की वैल्यू जो एग्जिस्ट कर सकती है इसके अकॉर्डिंगली हम वो सब लेते हैं। इक्वेशन होती है जैसे मैंने आपको कहा रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, तो मैं कह रही हूं 2 टाइम्स एक्स लो और 3 टाइम्स वाई लो, उसे ऐड करो। दो चीजें लो, एक का डबल दूसरे का ट्रिपल, दोनों को ऐड कर दिया। वो है रिलेशनशिप की हाउ द टू आर रिलेटेड। दैट आई विल गेट 1 इफ यू डबल इट एंड ऐड 3। मेरे पास उतने पैसे हैं जितने तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें अपना न मनी का डबल करना होगा, उसमें 3 ऐड करना होगा। ये कहते हैं ना मेरे पास इतनी टॉफीज है। तो ये हमारी है एक रिलेशनशिप। ठीक है। वो फंक्शन कब बनता है? वो फंक्शन तब बनता है व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन इन द गिवन यूनिवर्स। कहीं भी जाएं, हम इस रिलेशनशिप के साथ जाते हैं y इक्वल टू 2x+3। सो व्हेन वी लुक फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज की y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो आप x डालना शुरू करते हो कि अगर मेरे पास 1 है दैट मीन्स वी हैव 5, इफ आई हैव 2 दैट मीन्स वी हैव 7। समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा x 1 है तो y 5 होगा, x 2 है तो y 7 होगा। मैं कह रही हूं नहीं नहीं x 2.5 है, तो आप अकॉर्डिंगली y निकाल लोगे। कितना आएगा? 5+3 8 हो गया। मैं कह रही हूं x तो 2.9 है, तो आप y निकाल लोगे। समझ में आ गया ना? दिस वी कैन कैलकुलेट, दैट मीन्स फंक्शन इज लुकिंग फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। और इक्वेशन कहता है मैं स्पेसिफिक वैल्यू चाहता हूं कि मेरे पास तो 10 रुपीज है, नाउ यू टेल हाउ मच इज एक्स। कि अगर तुम्हें 10 रुपीज ही अपनी पॉकेट में रखने हैं, तो मुझे अपनी पॉकेट में कितने रखने होंगे? एक बॉक्स में एक्स है और एक बॉक्स में 2x+3 है। अब अगर इस बॉक्स में 10 आ गया, तो मुझे बैलेंस करने के लिए इस बॉक्स में कितना रखना होगा? बात समझ में आ गई? राइट? बात समझ में आती है सबको? इक्वेशन में क्या फर्क है और फंक्शन में क्या फर्क है? तो यहां पर इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, देखो। तो वी सब्स्टिट्यूट, देखो लिखा है ना, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, वन ऑफ द नंबर्स, पेज 20 ऑफ गणिता मंजरी। ठीक है। पेज 20। नॉट विथ स्टैंडिंग की इसमें गलतियां हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग की क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कम की हुई है। हम अपनी बेसिक चीजों को समझेंगे और उसी में प्रैक्टिस बहुत कर लेंगे। बात समझ में आई? तो मेरा मेरा मोटिव ये होता है, मेरा जो मोटो होता है ना एक्चुअली लाइफ का, ये हो चुका है अब इस स्टेज पर कि बाहर कुछ भी होता रहे, कुछ भी गलत है, कुछ भी है, तो जब तक वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी, जैसे यहाँ पर इस बुक में कुछ चीजें गलत है तो हो जाती है, ह्यूमन एरर होता है ना? प्रिंटिंग एरर है, ह्यूमन है, फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग है, डिले भी हो रहा है, हाँ उससे हम लोग कह सकते हैं कि क्यों डिले कर रहे हैं, लेकिन उसका कंट्रोल क्या है? हम चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल लेंगे किसी को? राइट? उससे अच्छा है अपनी एनर्जीज को ना इस पे लगाएं कि हम लोग काम अच्छे से करें अपना। राइट? फोकस यहाँ पे रखें कि जो हमें वर्ड्स गिने हैं हम उसको अच्छे से फॉलो करें। एक्स्ट्रा मटेरियल नेट पे बहुत कुछ है, गूगल करोगे सबका सब कुछ मिल जाएगा। फंक्शन क्या है, ये सब चीजें हैं, वो सब सर्चिंग में मिल जाएंगी। थोड़ा सा अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं कि वी ट्राई टू लुक फॉर थिंग्स। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि यहाँ हमारे पास आ गया कि सम ऑफ टू नंबर्स x+y 64 आ गया। उसके बाद वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, तो एक नंबर x जो है वो y से 10 बड़ा है। ठीक है? पता है मुझे। तो मैं अब क्या करूंगी, y+10 + y 64।
तो 2y इज 54, y की वैल्यू आपने निकाली 27, और इससे x की वैल्यू क्या आ गई 37. सो व्हेन आई एम लुकिंग फॉर टू स्पेसिफिक वैल्यूज, वन और टू स्पेसिफिक वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. और जो पॉलिनोमियल होता है ना, यही आगे फंक्शन बनता है. तो पॉलिनोमियल को ना इनपुट आउटपुट प्रोसेस का हुआ है. अब जैसे कि लैपटॉप में इफ आई पुट F7, तो उसने कुछ ना कुछ तो अंदर जाके कुछ ना कुछ तो कोई बटन दबाना है ना. तो मुझे आउटपुट क्या दिखता है? मैं डिस्प्ले बटन की ब्राइटनेस ज्यादा करना चाहती हूँ, तो मैं उस बटन को प्रेस करती हूँ, ब्राइटनेस बढ़ जाती है. कम करती हूँ, ब्राइटनेस कम हो जाती है. वॉल्यूम बढ़ाती हूँ, बढ़ जाता है. तो हर एक इनपुट का एक स्पेसिफिक आउटपुट मुझे मिलता है. तो ऐसे ही फंक्शन या पॉलिनोमियल इज अ इनपुट आउटपुट प्रोसेस. कि मैंने कोई मेरे पास मशीनरी है, मैंने उसका वॉल्यूम अप किया तो उसका आउटपुट वॉल्यूम अप मिला. बात समझ में आ गई? तो इनपुट किसी भी वे में हो सकता है. नाउ, अगर आप इनपुट को देखते, जैसे अलेक्सा होता है, आप उसके उसे वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ बोलते हो, है ना. शी रिकॉग्नाइजेस योर वॉइस एंड देन डज द एंटायर थिंग. जो भी आपने उसे प्रोसेस कहा है करने के लिए, वो वैसा ही परफॉर्म करती है. बात समझ में आ गई? जितना आप इंटरेक्शन ज्यादा रखोगे, वो उतना अच्छा बेटर परफॉर्म करेगी. बात समझ में आया? तो इनपुट आपकी क्या थी? वॉइस. उस इनपुट को उसने अपने हिसाब से डिसाइफर किया, अपने हिसाब से ब्रेक किया कि मुझे हिंदी बोल रहे हैं तो मैं हिंदी में समझूं, मुझे पंजाबी बोल रहे हैं तो मैं पंजाबी वाले उसके समझूं, मुझसे इंग्लिश में बात हो रही है तो आई शुड अंडरस्टैंड दैट फॉन्ट. अच्छा, अब राइटिंग है. इफ आई एम ट्राइंग टू राइट इन कर्सिव, आई एम एबल टू राइट. देर आर सम सॉफ्टवेयर दैट विल नॉट इवन परमिट यू टू राइट. देर इज अ टूल यहाँ पर, अगर मैं स्ट्रेट लाइन चाहती हूँ तो मैं उसे कर्सिव से नहीं लिख सकती, मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. मतलब इनपुट में आई वॉन्ट अ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे आउटपुट वो बटन दबाना होगा, और फिर मुझे आउटपुट मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का. तो मतलब ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये पॉलिनोमियल्स और फंक्शंस के हिसाब से बना हुआ है. समझ में आया? फंक्शन क्या है? कि मैं इनपुट में आई एम पुटिंग दैट बटन, बिकॉज मुझे चाहिए कि मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं इनपुट कर रही हूँ. आई एम प्रेसिंग दैट पर्टिकुलर बटन, और आउटपुट मुझे वही मिल रहा है. अगर मुझे सर्कल चाहिए, तो आई एम प्रेसिंग ऑन दैट सर्कल, माई इनपुट इज सर्कल एंड आउटपुट इज, आउटपुट है जो हमें दिख रहा है, ये सर्कुलर फिगर बनकर आ रही है. बात समझ में आ गई? तो फंक्शन जो होता है, यही इनपुट आउटपुट का प्रोसेस होता है. इसी पॉलिनोमियल्स को, इन्हीं इक्वेशंस को हम आगे जाके फंक्शन बनाते हैं. बात समझ में आ गई? कि कल मैं जब सर्कल सेलेक्ट करूं, तो सर्कल ही बनकर आए, मेरे पास रेक्टेंगल ना बन जाए, आपस में कोई क्रॉस कनेक्शन ना. तो दैट मीन्स वी लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंटरसेक्शन पॉइंट्स, कि यहीं पर आकर बैठे हो. बात समझ में आ गया? चलो, अभी आ जाएगा ना. देखो, दिस shows the process as an input output machine where the input is value of x, output is value of 2x plus 3. The process can be referred to as a function where the expression 2x plus 3 is a function of the variable x. तो later dates में पढ़ेंगे. थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कहा हुआ है, जैसे कि हमने पीछे एरियाज में निकाला था रेक्टेंगल का एरिया, पीछे वाले क्वेश्चन में वायर को बेंड किया एंड वी फाउंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ये भी एक तरह से इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, कि हमने लेंथ को कुछ भी रखा, उसके हिसाब से हमारा रेक्टेंगल का एरिया बनकर आ गया हमारे पास. ठीक है. चलो, अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2. एवरीवन अपनी बुक्स ओपन करो, मैं यहां भी ओपन कर देती हूँ, विच इज एक्सरसाइज 2.2. Find the value of linear polynomial when x is equal to. This is better. चलो बच्चों, अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर. हमारे पास लीनियर ग्रोथ, लीनियर डिके तो बाद की बात आती है. तो पहला जो हमारी एक्सरसाइज है, इट इज सेइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल. पेज 21 पे आना है.
ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस को लिखते हैं ना, पॉलिनोमियल को, हमें लिखते हैं कि y जो है इज इक्वल टू 5x-3। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5x-3। तो जो ये y होता है ना, दिस इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। या याद होगा मैंने आपको p ऑफ x लिखवाया था, p ऑफ x इज 5x-3, दिस इज पॉलिनोमियल इन x। तो इसको y लिख सकते हैं। कोई भी ले सकता है y हो गया तो नहीं, यूजुअली y लिया जाता है y एक्सिस को शो करने के लिए, और पॉलिनोमियल x बनाते हैं x एक्सिस को शो करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़े बहुत एक्रोनिम्स यूज करते हैं। पॉलिनोमियल इन x, p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x, एज द केस में बी, वाइडली यूज p ऑफ x ही होता है। ठीक है, बिकॉज पॉलिनोमियल है। तो जो हमारे पास x की वैल्यू कहते हैं जीरो डालो, तो यहां पर x था हमारे पास, तो हमने जीरो रखा, तो जहां जहां x था वहां पर मैंने जीरो लिख दिया नंबर्स में। तो मेरे पास आ गया 0-3। सो वी से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 एट x इक्वल टू एनफ। वैल्यू समझ में आ गया पॉलिनोमियल का? ठीक यस। है, सो नेक्स्ट इट सेज वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर। तो देखो अब मैं इसे कैसे लिखूंगी, दिस इज पॉलिनोमियल इन s, दिस इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s+6। मतलब कल आपको कोई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहे तो आप क्या करोगे, जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यूज डालनी शुरू करोगे, जो आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएगा दैट इज वैल्यू। ठीक है, तो इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इन x, so p, if I say x equal to k, p of k is the value of the polynomial। k इनपुट है, तो k इनपुट करने के बाद जो आउटपुट आता है ना उसे वैल्यू बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इस चीज को लिख लो, अब यही हमारे नोट्स होते हैं कि हमने क्या किया कि आई वॉज गिवन अ पॉलिनोमियल इन x, कुछ मुझे दिया हुआ था, और x की वैल्यू कोई नंबर k दी हुई थी, तो k इज द इनपुट। आई पुट द वैल्यू ऑफ के, एक्स की जगह मैं के पुट कर देती हूँ पॉलिनोमियल में, तो पी ऑफ के बन गया, राइट? तो पी ऑफ के इज द आउटपुट, एंड दिस आउटपुट हैपन्स टू बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू के। लिखो इस चीज को, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा, और इसी के बाद रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम थोड़ी बहुत हम स्टडी करेंगे कि ये वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सो पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, x इक्वल टू के, कुछ दिया हुआ है मुझे कि x की वैल्यू k है, x के मैं वहां पे भी वैल्यू बोल रही हूँ और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल रही हूँ, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, दैट्स व्हाई वी यूज इनपुट इज k। इस इनपुट के डालने से हमारे पास कुछ एक और नंबर आया जिसे हमने बोला आउटपुट, क्योंकि एक चीज डालने से दूसरी चीज बाहर आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट किया। ठीक है, कनव अगर आपको नहीं लिखा था आपने तो ये लिख सकते हो। लिख लिया। लिख लिया, चलो नेक्स्ट है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे क्या करना था, वेट, मैंने इसी के साथ हो सकता है 2 मिनट के लिए मीटिंग फिर से डिस्कनेक्ट हो, पर अब जो कर रही हूँ ना उससे परमानेंट कनेक्शन ही रहेगा, इन बिटवीन ना ब्रेक्स नहीं आएंगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा, जैसे मैं आई वांट द इनपुट रबर इरेजर वाला चाहिए, पर ये चल नहीं रहा है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो फंक्शन अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा, बटन खराब हो गया जिसे बोलते हैं, है ना? तो अंदर के वायरिंग में, अंदर के सिस्टम में, अंदर के पिकअप में प्रॉब्लम है। So view it as a system of equations inside. If I pick a pen and pick a pen of the say of some color, that only color will appear. तो जब मिक्स मैच होता है तो अंदर जो सॉफ्टवेयर, नहीं जो बग्स आते हैं वो क्या होते हैं, कोई कीड़े थोड़ी चल रहे हैं अंदर। बग का मतलब है कि आपस में प्लस माइनस साइन कोई इंटरचेंज हो गए, कोई कॉमा लग गया, कोई प्लस लग गया, दैट वी हैव टू फिगर आउट, बिकॉज हमने कमांड दिया, वो कमांड में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने कुछ रिटर्न लिख के नोटिस दिया और आपने कुछ उसे और इंटरप्रेट किया,
तो देन यू विल से अच्छा मैंने ये वर्ड लिखा था इसकी वजह से ऐसा हुआ, देन यू राइट इट मोर फुल प्रूफ। तो वही चीज यहाँ हो रही है। वहां पर हम ह्यूमन माइंड से कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीन वो कॉम्प्रीहेंड करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलिल्स मदर इज 3 times सलिल्स प्रेजेंट एज। A typical example of relationship between 2 or 3 numbers या 2 or 3 things। तो यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस बनाने की। इन लीनियर इक्वेशंस है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। ठीक है, या तो 1 वेरिएबल में होगी या 2 वेरिएबल्स में होगी। तो इसमें कैसे करना है, ठीक है। सो अब मैं कोशिश करूंगी यहां पर ना इस क्वेश्चन को विल पिकअप। ऐसे वाले क्वेश्चंस को करते क्या है, दिस इज एज बेस्ड प्रॉब्लम, राइट। तो लिख लो अगर किसी के पास नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, वी आर गिवन प्रेजेंट एज ऑफ सलिल्स मदर इज 3 times। ठीक है, सो क्लियर कट एग्जांपल जब हम अपनी इंग्लिश को कन्वर्ट करेंगे मैथ्स में। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक तो 2 लोगों की प्रेजेंट एज दी हुई है। ठीक है, सो इन दोनों में से देखो, एक तो सलिल्स मदर है, एक सलिल है, एक मदर एंड सलिल। तो किसकी एज को पहले ले, सलील की एज को ले, क्योंकि मदर की एज 3 times है। ठीक है ना, तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग यही है, लेट द एज, और यहां पर भी लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ सलिल इज इक्वल टू x years। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी होगी, मदर की एज कितनी होगी 3x। समझ में आ गया, मदर की एज विल बी। अब हमने क्या किया इसमें कि मेरे पास सलील की एज थी, उसको मैंने x लिख दिया। तो मैं कह रही हूं प्रेजेंट एज ऑफ सलिल्स मदर इज 3 times। 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूं किसको, x को। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 3x years। अब हमेशा एज की प्रॉब्लम में ना, हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं एज टाइप में, उसमें ना हमेशा आपको या तो टाइम ट्रैवल करवाएंगे, है ना। टाइम ट्रैवल या तो आगे करो या पास्ट में जाओ। अब यहाँ लिखा है आफ्टर 5 years, तो इसके और वेरिएशंस क्या होती हैं, जहां पे आफ्टर 5 years लिखा है ना, तो लिखते हैं हेंस 5 years हेंस, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, या ये भी वर्ड यूज करते हैं 5 years हेंस। और अगर बिफोर लिखना है तो 5 years अगो, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, सो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years मतलब, अच्छा अगर किसी को हम आफ्टर 5 years उसकी एज को जानना चाहते हैं, तो सलील की एज कितनी होगी, x+5 होगी, एंड मदर की एज कितनी होगी 3x+। अब जब हमें टाइम ट्रैवल करवा दिया ना ऐसे क्वेश्चन में, फिर उस एजेस में रिलेशनशिप दिया होगा, देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। तो कभी कभी नहीं, मेरी एज तब डबल हो जाएगी, तुम्हारी एज हाफ हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप दिया जाता है। तो यहां पर कहा कि अगर तुम 5 साल के बाद आओगे ना, दोनों की एजेस का सम 70 होगा। तो एक की एज है x+5, दूसरे की एज है 3x+5। नाउ व्यू इट एज 2 numbers, 2 numbers adding up as 70। तो ये आ जाएगा 4x+10 इक्वल टू 70। और इसके बेसिस पर आपने फिगर आउट की x की एक सिंगल वैल्यू। आपने वो सारी वैल्यूज नहीं ली कि जब जब हम लेंगे जब, हाँ, तो क्या आ जाएगा 15। x इज 15 years, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सलील कितनी है 15 years, और मदर की एज कितनी है 45 years। तो एंड में लिखना होता है देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील 15 years, प्रेजेंट एज ऑफ मदर 45 years। समझ में आ गया सबको ये, ठीक है। अच्छा ये भी चेक कर लो कि अगर 5 साल के बाद सलील की एज कितनी हो जाती है 20, 5 साल के बाद मदर की एज कितनी हो जाती है, क्या सम 70 आ रहा है। ये क्रॉस वेरीफाई जरूर करना, बहुत जरूरी होता है ये क्रॉस वेरीफाई करना। बात समझ में आ गई सबको ये, क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल कि कैसे हम एक सिंगल वैल्यू को लोकेट कर रहे हैं। अदरवाइज तो वी कुड हैव सेड दैट सम ऑफ एजेस क्या होगा, x+5, 3x+5, 4x+10। दैट इज अ जनरल फंक्शन कि मैं y इज इक्वल टू 4x+10 कर दूं तो मेरे पास मल्टीपल x की वैल्यूज आएंगी। बट आई एम लुकिंग फॉर दोज पर्टिकुलर वैल्यूज जहां पर सम कितना हो 70। तो वो इक्वेशन बन गई। बात समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन
Difference between two positive integers is 63. The ratio of two integers is 2:5. Find the two integers. कितना क्वेश्चन नंबर है ये हमारा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2, पेज नंबर 21 ऑफ गणिता मंजरी। ठीक है, समझ में आ गया ये? डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स का हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जो भी आंसर चाहिए वो प्लस में चाहिए, माइनस में होना ही नहीं चाहिए, और जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। अब दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 63 है। और देखो नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स। नाउ व्हेन एवर दिस रेशियो वर्ड इज मेंशन्ड, हाँ क्या लेते हो? रेशियो is 2:5, लेट एक्स बी अ कॉमन फैक्टर। लिख देना ये, क्योंकि इस चीज के भी नंबर कटे हैं किसी बच्चों के। लेट एक्स बी अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर नंबर, फर्स्ट नंबर इज 2x। लिखो, देयरफॉर, हाँ लिखो बेटा, साथ साथ लिखो, लिखना जरूरी है। तुम्हारे दिमाग में चीज है ना, उसका कोई फायदा ही नहीं। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, जब तक मैं तुम्हें रिटर्न में वर्कशीट बनाकर नहीं दूंगी ना, तब तक इसका मेरी सारी बातें बेकार है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो भी हमारे दिमाग में है ना, वो टीचर नहीं पढ़ पा रही है, उसको स्कैन नहीं हो रहा है ना? तो लिखना और उसी चीज को सेम एग्जैक्ट वे में लिखवाना, वो सबसे जरूरी काम है। तो इसीलिए राइट डाउन। तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज 2x। सेकेंड नंबर, आपने x को कॉमन फैक्टर लेने के बाद ना नंबर्स को सपोज नहीं किया, 5x। Now it says difference of the two numbers is 63, which implies 5x minus 2x is 63। मैंने 5x माइनस 2x क्यों लिखा? 2x माइनस 5x नहीं लिख लिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो अगर मैं 2x माइनस 5x लिख रही हूं, तो मैंने तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो आप इसको मॉड में लिखकर लिख दोगे 63। समझ में आ गया कि चाहे ये आंसर -3 आ रहा है, लेकिन मुझे लेना +3x ही है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली यही लिख दो, बट दिस इज समथिंग, क्योंकि हमने मॉडुलस पढ़ा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी हुई है, उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ही कहा था। सो 3x इज 63, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 21। तो अगर x 21 है, देयरफॉर x कॉमन फैक्टर था, तो उसके हिसाब से आपने क्या किया? 21 इंटू 2, 21 इंटू 5। द टू नंबर्स आर, वेरी गुड, द टू नंबर्स आर, ये लिखना, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, या द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर। ठीक है, यही छोटी सी चीज एक आगे की मेरी बुकलेट का, ये देखिए, therefore the two positive integers are 42 and 105। समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन करेंसी नोट्स। So Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has total 88 rupees, how many coins does she have of each type? कि देखो दो चीजें दी हुई हैं। अब इसमें क्या है, दो चीजें, एक तो 2 रुपी कॉइन्स है और एक 5 रुपी कॉइन्स है। कहते हैं जो 2 रुपीज कॉइन है ना, वो 5 रुपी कॉइन्स का क्या है? 3 टाइम्स है। फिर 3 टाइम्स एज मेनी एज 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो क्या लिखोगे पहले? लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स x, therefore the number of, इसको x एंड y में लेना है क्या? नहीं लेना, वन सिंगल वेरिएबल में करवाया स्कूल में, क्योंकि लीनियर पैटर्न्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, मे बी। नंबर ऑफ
2 रुपी कॉइन्स, कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है। अच्छा, मनी की वर्थ निकाल रहे हो, 88 रुपीज है। सो नाउ इफ यू हैव x कॉइन्स विच आर ऑफ 5 रुपीज, एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपीज है, तो x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 5x। समझ में आ रहा है? कि कल आप मुझे 100 रुपीज के 5 नोट्स दोगे तो मेरे पास कितने वैल्यू होगी? आपने मुझे कितना दिया है? 500। तो ऐसे ही मैं आपको अगर 10 कॉइन्स दे रही हूँ 5 रुपीज के, तो मैंने आपको कितना मनी दे दिया? 50 दे दिया ना। अब वही चीज है कि 5 रुपी का कॉइन है, मैं आपको 10 देती हूँ, 10 कॉइन्स दे रही हूँ तो आप कह रहे हो 50 रुपीज हुए। मैंने 11 कॉइन्स दिए तो आपने कहा 55। तो इन इफेक्ट आप कर क्या रहे हो? आप 5 को 10 से, 11 से, कल 13 दूंगी तो आप कहोगे 65 दे दिया, कल 17 दूंगी तो आप मुझे कहोगे 85 दे दिया। तो एवरी टाइम आई मल्टीप्लाइंग विद द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो उसकी फेस वैल्यू, जो उसकी रुपी वैल्यू है, उसको नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है। तो ऐसे ही 2 रुपी कॉइन्स अगर 3x है, तो क्या मनी वैल्यू होगी? 2 रुपी कॉइन्स 3x है मेरे पास, ये 3x नंबर है, और फेस वैल्यू हर एक कॉइन की 2 रुपीज है। 2 रुपीज फेस वैल्यू है और 3x नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो मनी में मेरे पास कितने रुपीज हो गए, कितने पैसे मेरी जेब में है? अच्छा, कल अगर तुम्हारे पास 2 कॉइन्स हो 2 रुपीज के, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 4। 5 कॉइन्स हो तो क्या कर रहे हो हर बार? 2 इंटू 2 कर रहे थे, 2 इंटू 5 कर रहे थे, 2 इंटू 7 कर रहे थे, 2 इंटू 10 करोगे। लेकिन मैं कह रही हूं नंबर ऑफ कॉइन्स तो 3x है। ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारे पास रुपी वैल्यू है, उसको नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो जब कोई चीज नहीं समझ में आती ना, सीरियसली दैट इज अ एक बहुत ही गुरु मंत्र होता है ना, जो माय टीचर गेव मी, कि बेटा जब कोई चीज तुझे एक्स में नहीं समझ में आएगी ना, तो वैल्यूज लेके सॉल्व कर। दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन से, पैटर्न देखो। समझ में आ गया कि मुझे मनी की वर्थ निकालने के लिए 5 को, रुपीज 5 की मतलब फेस वैल्यू को मुझे नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास है x, ये रुपी वैल्यू है। एक कॉइन होता तो क्या होता? 2 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है, तो एवरी टाइम मल्टीप्लाइंग 5 and 3, 5 and 4, 5 and 5। तो मैंने कहा वो x है, वो x क्या है? वो एक नंबर जो मुझे नहीं पता। तो क्या हो गया? 5x। ऐसे ही एक और नंबर है 3x, तो मैं क्या करूंगी? 2 इंटू 3x। बात समझ में आ गई? ये बन जाएगा 11x इज 88, x इज इक्वल टू 8। तो इस सिचुएशन के हिसाब से नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, इस सिचुएशन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स विल बी इक्वल टू x, विल बी इक्वल टू 8, एंड नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स will be equal to 3x, will be equal to 3 into 8, 24। समझ में आ गया? तो 8 कॉइन्स हैं आपके पास 5 रुपीज के, तो कितने हो गए? 40 रुपीज। ठीक है। 24 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के, तो कितने हो गए आपके पास? 48। टोटल बन गया 8। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस, मतलब बड़ी सी तुम्हारे पास एक फेंस है, वो उसकी लेंथ जो है ना 300 फीट है, पूरी लंबी सी रोप है तुम्हारे पास। ठीक है। उसको तुमने 2 डिफरेंट साइजेस में कट किया, 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है। एक पूरी एक बड़ी सी रस्सी है 300 फीट की, तुमने इसे 2 साइजेस में कट किया, तुमने एक ऐसा कट मार दिया। ठीक है। और कट मारने से क्या हुआ? वो 2 टुकड़े बन गए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हेन यू रियलाइज कि जब तुम ऐसा कुछ देख रहे हो, ये 2 टुकड़े हो गए। अब जब 2 टुकड़े हो गए, तुम रियलाइज करते हो कि एक टुकड़ा, जो बड़े वाला टुकड़ा है ना, वो 4 टाइम्स है एज द शॉर्टर पीस। तो हमें बताना है कि क्या लेंथ कट की है।
मतलब कल कोई बोल रहा है मैंने तो ऐसे कटिंग की, एक लेंथ एक्स थी, मतलब एक लेंथ छोटी थी और एक बड़ी थी, और जो बड़ी थी वो 4 गुना थी। लग रहा है। ठीक है। सो अ फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस, so let the length of the shorter piece, लिखो, let the length of shorter piece is equal to x feet, therefore length of longer piece is equal to 4x, है ना, हाँ, is equal to 4x feet। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, तो 5x इक्वल टू 300, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, और दूसरी क्या आ जाएगी 240, तो 2 पीसेज आर ऑफ लेंथ 60 फीट एंड 240 फीट। समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन इस बुक का, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स। बच्चों ये तो तुमने आई थिंक पूरे अपने उसमें किए होंगे, 8th क्लास में किए थे ना, नहीं था 8th में ये आप क्वेश्चंस? पहले तो 8th में ना हमें वी हैड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स द वे बिफोर योर टेक्स्ट बुक्स वर चेंज्ड। हाँ, आपको भी अपनी पर्सनल बुक थी कि एनसीईआरटी थी? पर्सनल बुक थी ना। तुम लोग को एनसीईआरटी थी, वही गणिता मंजरी जो उनकी गणिता वगैरह लगी थी कि नहीं? पुरानी वाली एनसीईआरटी, तो उसमें चैप्टर 2 तो किया होगा ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वो तो हर बात में पता नहीं, याद ही नहीं कुछ भी। कनव तुम्हें याद है, कनव जैन? क्या? क्या? तुम सुन रहे हो कि बीमार हो? बस ठीक है, रेडियो चल रहा है हमारा। मुझे आपको समझ नहीं आया। मैं ये कह रही थी, आपने ये क्वेश्चंस क्लास 8th में तो किए होंगे ना? क्लास 8th की टेक्स्ट बुक मेरे पास होनी चाहिए। थोड़े से किए थे। लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर 1 वाज रैशनल नंबर्स, चैप्टर 2 वाज लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, चैप्टर 3 किए वाज थे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, कुछ ऐसा था। वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, था ऐसा, शायद ऐसा था। क्लास 8th के ना बुक साथ में लेकर आया करो। तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया ना, बिकॉज अब मैं क्लास 8th लेती नहीं हूँ, दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई टुक लाइक 1 to 2 स्टूडेंट्स फॉर क्लास 8 ऐसे ही। तो वो मुझे तब उनके चैप्टर्स याद हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या था कि मैंने क्लास 8 बिल्कुल ही बंद कर दी, तो अब उनकी बुक्स में चेंजेस क्या है मुझे नहीं पता है
एंड आई एम नॉट इवन गोइंग बैक टू इट। नाइन्थ में ले रही हूँ ना, तो सो लग रहा है कि एट्थ को देखना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं एट्थ में। चलो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, सो लेट द विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड लेंथ क्या हो जाएगी 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। विड्थ को तुमने x लिया, 2 टाइम्स करोगे तो 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब कही जा रही है बात पेरीमीटर की, विच इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 इंटू 3x प्लस 3 इज द पेरीमीटर, और इस पेरीमीटर को दिया हुआ है इक्वल टू 24। समझ में आ गया? तो 3x प्लस 3 इज 12, 3x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आ गई 3। Therefore, width is equal to 3 centimeter, length is equal to 2 into 3 6, 6 plus 3 9 centimeters। समझ में आ गया इतना सबको? दिस इज आई बेसिक हमारी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन, जब हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। अब वो कह रहा है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। क्या बेटा, एक मिनट जा। हाँ, तुमने कहा कि इस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपकी मर्जी है, जो तुम्हें इजी लगता है, ठीक है। अब इजी यही होता है कि ये 2 और मुझे मल्टीपल ऑफ 24 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आई विल मल्टीप्लाई, तो मेरे लिए ओरली हो जाता है। अब सीरियसली कह रही हूँ, एक स्टेज पर आकर, 10th की स्टेज पर कुछ बच्चे आकर ये हो जाते हैं कि व्हेन यू राइट दिस इक्वेशन, वो मल्टीपल स्टेप्स दिमाग में ही हो जाएंगे। ठीक है, आप 6x प्लस 6 कर सकते हो 24, तो वहां से 6 माइनस हुआ, 24 से 6 माइनस हुआ तो क्या हुआ 18। अब डिवाइड करना है 6 से, 3 आ गई। तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू, मतलब ये इमीडिएट स्टेप्स ना मिस करके x की वैल्यू 3 लिख देते हैं। अब मेरे लिए आसान था कि 12 हो गया, 12 माइनस 3 9, 9 को फिर 3 से किया, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉर नंबर की 6 बन गया। मेरे पास ये लिखी हुई चीज है, वो क्यों करना बेटर होगा कि अगर मैं ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर रही हूं ना, तो मेरे माइंड ने इस 2 को एलिमिनेट कर दिया, अब उसको नंबर 3 दिख रहा है, यहां पर उसके 2 के एलिमिनेशन से दिमाग में 12 बैठ गया। ठीक है, अगर मैं इसको 2 इंटू 3x प्लस 3 24 लिख रही हूं और विदाउट राइटिंग अगर मुझे करना है, तो मैं 6x प्लस 6 लिखूंगी, तो वहां से मैं -6 कर दिया। बाय चांस मैंने यहां पर इसको 3 ही ले लिया, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो वो सिर्फ अपनी विजुअलाइजेशन होती है, दैट इज नथिंग टू डू विद क्या करना सही है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं पहले डिवाइड कर देती हूँ सो दैट वो सब कुछ एलिमिनेशन हो जाए। फिर 3 मेरे दिमाग में है कि -3 करके फिर 3 से डिवाइड कर दिया, वो सब लिखा हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। समझ में आ गया? चलो, अब हमारे पास है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। तो जो हम इक्वेशंस में पैटर्न देख रहे थे, और यही आगे हमें एपी में भी यूज होगा, तो यहां से देख रहे हैं। तो कहते हैं कि ये पैटर्न को देखो, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। इसमें कितनी टाइल्स है आपके पास? यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 1 है, यहाँ पर कितनी है 1 2 3, फिर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो हर एक स्टेज पर कितनी टाइल ज्यादा मिल रही है? +2 हो गया। यहां पर भी स्टेज 2 से स्टेज 3 आने के लिए +2, स्टेज 3 से स्टेज 4 आने के लिए +2। जैसे गेम्स के लेवल होते हैं कि इतने स्कोर ले लोगे, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4, ऐसा है ना। तो ये सब आ गया। तो ये पैटर्न है ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो कहते हैं कि अगर हमें हर एक स्टेज पर नंबर्स को प्रिडिक्ट करना है, अब ये तो तुमने 1 2 3 4 कहा, मान लो कोई कहता है लेवल 550 पे बैठा हूं मैं तो स्टेज 550 पर हूं। सो हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स दैट पर्सन हैज। समझ में आ गया? तो हमें 1 2 3 4 तो पता है, उसके बेसिस पर आई नीड टू फाइंड आउट कि अगर कोई 50 पे है, कोई 60 पर है, तो उसके पास कितनी स्क्वायर टाइल्स होंगी। राइट, तो इसी को बोलते हैं कि हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो स्टेज 1 का मतलब है, स्टेज 1 में यू स्टार्टेड विद 1, स्टेज 2 में यू हैड 3 टाइल्स, स्टेज 3 में यू हैड 5 टाइल्स, स्टेज 4 में यू हैड 7 टाइल्स एंड सो ऑन। अब 50 तक करने के लिए हम यहां बैठे तो नहीं रहेंगे कि 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। सो वी लुक फॉर सम पैटर्न, वी लुक फॉर सम रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेजेस एंड द नंबर ऑफ टाइल्स। तो यहां पर स्टेज 1 में 1, स्टेज 2 पे 3, स्टेज 3 पे 5, 4 पे 7, 6 पे 9, ऐसे करते करते उसने कहा जनरलाइज करो। अब जो ये जनरलाइज करते हैं ना पैटर्न,
देखो, जो मर्जी कोई बोलता रहे कि ये जनरलाइज करने का मतलब है हमने इसको ऐसे लिखा। एक होता है तुम्हारे दिमाग में डालना कि बच्चे ने नंबर देखे और फटाफट से रिलेशनशिप निकाल ली। बट वी नीड टू फाइंड अ सर्टन पैटर्न। कभी कभी नहीं तुक्के चलते, नहीं समझ में आता कि ये 1 कैसे आया, फिर 4 कैसे आया, या ये 3 कैसे आया, 2 से 3 कैसे आया, 3 से 5 कैसे आया, मैं कैसे निकालूं। तो उस स्टेज पे एक हमारे पास हमेशा एक रिलेशनशिप होता है। एक इक्वेशन फॉर्म निकालने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास एक लॉजिक होता है जिसे हम फॉलो करते हैं। तो उसने यहाँ पर कह दिया, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म 2 नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 2 × 2 - 1। मतलब उसने इन जनरल आपको ना एक फीड दे दिया कि आप इसको ऐसे देख सकते थे कि फर्स्ट स्टेज पर मैंने 2 × 1 किया, -1 कर दिया, तो मेरे पास ये 1 आ गया। सेकेंड स्टेज पर मैं 2 ले रही हूं, उसे मल्टीप्लाई कर रही हूं इस स्टेज से, एंड -1 कर रही हूं। फिर थर्ड स्टेज पर भी मैं 2 नंबर अपने आप से ले रही हूं, और फिर मल्टीप्लाई कर रही हूं उसे स्टेज नंबर से, -1 कर रही हूं। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इतनी ब्रिलियंट नहीं हूं कि नहीं जी मैं तो बता दूं ये तो 2 × n - 1 है। सो कुछ लॉजिक्स होते हैं, घबराना नहीं है। वो हम सब सीखेंगे, उससे सब हम निकाल पाएंगे कि किस स्टेज नंबर के हिसाब से हम नंबर ऑफ टाइम्स निकाल। ठीक है। तो अभी हम इसकी फीडिंग के हिसाब से देख लेंगे कि इसने 2n - 1 लिया है, तो ये हमने लॉजिक निकाल लिया। ये लॉजिक या तो आपको दिया होगा या आप इसे डिराइव कर सकते हो। देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं ब्रिलियंट, मैं ऐसी नहीं थी। कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो देखते हैं अच्छा ऐसे ऐसे है, ये तो रिलेशनशिप बन रहा है, घबराने वाली बात नहीं होती है, लेट देम बी। समझ में आ गया? चल नेक्स्ट। इसमें अब उसने पॉलिनोमियल के बारे में बताया कि डिग्री 1 है, तो देयरफॉर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज 1 3 4 इज द कांस्टेंट वैल्यू 2। तो हर बार एक नंबर जो है वो फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी वाली रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, जहां पे एवरी सक्सेसिव टर्म इज इंक्रीजिंग बाय अ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है। और आगे जाकर ना इसको हम एपी में भी स्टडी करेंगे आपकी बुक्स में, कि when every successive number is increasing by a fixed amount and that constant is fixed throughout। ये नहीं कि अब 2 था फिर 3 हो गया फिर 4 हो गया फिर 5 हो गया, ये भी तो सर फिक्स्ड अमाउंट में कह रही हूँ कि फिक्स से चेंज हो रहा है। बट दैट इज फिक्स थ्रू आउट, हर बार 2 से इंक्रीज हो रहा था। तो दैट इज व्हाट इज लीनियर रिलेशनशिप। समझ में आ गया? तो उसने कहा है कि अगर आपको ये 2n - 1 पता लग जाए तो यू कैन फाइंड 15 स्टेज पे कितनी टाइल्स थी, 26 स्टेज पे कितनी होगी, और 21 टाइल्स के होने के बाद हम कौन सी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, या 47 टाइल्स कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सी स्टेज पर हम होंगे। ठीक है। तो दिस वी कैन फाइंड आउट। तो 2n - 1 है, अगर 15 स्टेज का मतलब है 2 × 15 - 1 लिख लो। स्टेज 15 मतलब वी आर एट स्टेज 15, when we are at stage 15, number of tiles will be 2 × 15 - 1, which is 29. When we are at stage 26, तो 2 × 26 - 1, which is 51 tiles। ठीक है। और 21 टाइल्स का मतलब है कौन सी स्टेज पे बैठे हैं। अब 2n - 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 21। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स ये थी और आपने भी नंबर ऑफ टाइल्स से ही इक्वेट किया, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। समझ में आ गया? सो इफ नंबर ऑफ टाइल्स आर 47, तो कितनी वाली स्टेज पे बैठे हो भाई, 47 टाइल्स लेके कौन सी स्टेज पे आ गए, 24। समझ में आ गया? नाउ बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स 5 एवरी डे, सो हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज। तो इसमें पैटर्न क्या है कि 100 से स्टार्ट किया, एवरी डे शी स्पेंडिंग 5, तो 0 डे पे उसे 100 मिला है। फर्स्ट डे शील स्पेंड 5, सेकेंड डे शील स्पेंड 5 अगेन, थर्ड डे पे शील स्पेंड 5 अगेन, फोर्थ ऑल्सो शी स्पेंड्स 5। तो अगर फोर्थ डे पे पहुंची है ना तो 5 रुपए 4 बार खर्च कर चुकी है। ठीक है। सो इन जनरल मनी लेफ्ट आफ्टर एन डेज, ठीक है, लिखो मनी लेफ्ट आफ्टर एन डेज कैसे निकालोगे। अब इसमें पैटर्न निकालना आसान है, मतलब अगर मैं फिगर आउट कर पा रही हूं ना, तो मैं सीरियसली बोलती हूँ सब बच्चे फिगर आउट करेंगे। ठीक है। मनी लेफ्ट आफ्टर एन डेज, 100 से स्टार्ट किया और हर दिन 5 रुपए खर्च कर रही है। तो जिस दिन 1 रुपी खर्च, जब एक बार ही खर्च किया तो 1 × 5 किया,
2 टाइम्स खर्च किया तो 2 × 5 किया, 3 बारी तीसरे दिन में आई तो 3 × 5 किया, 4th डे पे आई तो 4 × 5 किया। ऐसे करते करते वो किसी nth डे पे आएगी, तो क्या लिखोगे? 100 - 5n हो जाएगा। n × 5 बिल्कुल सही है। तो दिस इज द मनी लेफ्ट आफ्टर n days। तो बताओ कि कितने टाइम के बाद उसके पास 40 रुपए होंगे। तो आप क्या करोगे? आप 100 - 5n = 40। बिल्कुल ठीक है, लिखो 100 - 5n विल बी इक्वल टू 40। तो आप मुझे वैल्यू बताओगे n की। 100 - 5n = 40, है ना? तो ये 60 = 5n हो गया बच्चों। n की वैल्यू क्या आई? लिखा कर। बहुत सिंपल सी चीज है, लिखना है। तेरे पास बुक भी नहीं है अभी। दिस विल एक्चुअली इम्प्रिंट इन योर ब्रेन। सच में कह रही हूँ, लिखने की आदत डाल ले। मैथ्स है ना, लिखने की आदत डाल ले। 100 तेरे नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है लेकर आने। तो उसमें और उसमें यही फर्क था। ही वुड राइट एवरीथिंग, प्रियांश रोट एवरीथिंग सीरियसली। मत आलसी बन, छोड़ दे। दिमाग है ना तो फिर लिखना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। आलस, मुझे पता है आलस बहुत आता है, ठीक है ना। द ओनली थिंग, हाँ नहीं बेटा, -12 नहीं आएगा। ठीक है ना, लिखी बात है तो होता भी है, ठीक है। पर तुमने क्या किया होगा? तुमने -5n नहीं लिखा होगा। 40 - 60, 100 किया, 100 को वहां लेकर गए तो -60 होगा वहां पर, है ना। तो यहां से भी तो -5n है। मैंने क्या करती हूँ, मेरी आदत क्या है कि मैं वेरिएबल को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग 100, मैं कहती हूँ 100 को क्यों मूव करना है, इस 5n को यहाँ ले जाऊं। 5x से 2 times। हाँ, तो वो गलती हो सकती है। मैं फिर इस 40 को यहाँ ले आती हूँ। तो इस बिकम्स 100 - 40 = 5n। सो 5n = 60। n की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डे? 15 डे पे कितने पैसे बचेंगे उसके पास? 100 माइनस, अब तुमने लिखा होता तो तुम फटाफट से देख लेते, है ना। हाँ, 100 - 5 × 15, 100 - 75, 25। And how many days will it take? ठीक है। सो हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड? 20 days। समझ में आ गया? चलो, ये ऑटो रिक्शा वाला तो मैंने आपको समझाया ही था। करो इसको। An auto rickshaw fare starts at 25, remains the same for initial 2 kilometers. Then it increases by 15 per kilometer. What will be the fare for a travel of 10 kilometer? पहले 25 है और 2 किलोमीटर तक सेम रहेगा। अब 3 किलोमीटर जाते ही फेयर कितना हो जाएगा? 25 तो था ही, 15 रुपए और देने हैं, लेकिन इंक्रीजेस करना है। 15 किलोमीटर देने हैं, नॉट फॉर 3 बट फॉर द एक्स्ट्रा किलोमीटर आफ्टर 2 किलोमीटर्स। बात समझ में आ गई? तो याद आ गया ना कल हमने क्या किया था कि फेयर कैसे बनेगा। 25 तो फिक्स चार्जेस हैं, लेकिन 15 रुपए कब देने हैं? जब आप 2 किलोमीटर से एक्स्ट्रा चल रहे हो। तो इफ यू आर ट्रेवलिंग फॉर x किलोमीटर्स, तो इसका मतलब आप x के लिए पे करोगे, आप x - 2 के लिए पे करोगे। तो 15 × x - 2 हो जाएगा। दिस इज अ जनरल रिलेशनशिप। दिस वी कैन फिगर आउट एज पर द वर्डिंग्स गिवन। मैंने कहा था ना कुछ लॉजिक दिया होता है जिससे आप निकाल लेते हो, वरना कोई ना कोई फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास। बात समझ में आ गई? सो वी एड इनिशियल 25, उसमें हमने कहा एक्स्ट्रा 15 कब ऐड करो? जब आप 2 से आगे जा रहे हो। तो इफ आई एम गोइंग फॉर x किलोमीटर्स इन टोटल, देन आई हैव टू पे फॉर x किलोमीटर्स। तो आप कहोगे नहीं, x कैसे मैं पे कर सकता हूं? आई विल सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट एंड देन पे। तो आपने x - 2 किया। यही हमारी रिलेशनशिप है। तो जब उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितना फेयर हो जाएगा? 25 + 15 ×
समझ में आ गया? राइट आंसर विल बी 145। समझ में आ गया? सो हाउ मेनी किलोमीटर्स के लिए फेयर जो है वो 130 होगा? 13 के लिए मुझे नहीं पता बच्चे, मैं तो खुद तेरे जैसी बैठी हूँ यहाँ पर। तुम आंसर दोगे, मैं उसे वेरीफाई करूंगी, ऐसा हाल है मेरा भी। 130। अब देखना तेरा आंसर 145 पहले आया था फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स? 8। फिक्स है इसका आंसर? देखते हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो जो भी कर रही हूँ फॉरगेट दिस। हाँ, तुम्हारा देख अब लॉजिक के थ्रू बात करना। तो मुझे जो भी आंसर दे रहे थे, आपका माइंड शुड थिंक फर्स्ट कि वो वैलिड है भी कि नहीं है। तूने मुझे कहा कि 10 किलोमीटर्स के लिए आंसर फेयर इज 145। तो तुम्हारा अगर 130 फेयर बन रहा है तो इसका मतलब समझ में आता है ना कि 130 अगर फेयर है तो हम 10 से तो कम ही चले हैं। हाँ, कितना आंसर आया? हमने क्या करना है, 25 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 130, यही कर रहे हो? तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आप लिख रहे हो 25 प्लस 15x माइनस 30 इक्वल टू 130। फिर आप लिख रहे हो 15x माइनस 5 इक्वल टू 130। फिर आप लिख रहे हो 15x इक्वल टू 135। फिर लिख रहे हो x इक्वल टू 9। 15 9 जा 135। हाँ, ध्यान रखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ सब कर रहे हो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने में, है ना? तो मैंने इसे कैसे किया था, मैं इस 25 को यहाँ माइनस कर देती हूँ, 105 है। 105 15 से हो जाएगा, 7 आएगा, x-2 7, तो x इक्वल टू 9। बात समझ में आ गई? चलो बाकी कल करेंगे। बुक्स सब लेकर